हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। मैं आपको बिजनेस अकाउंटेंसी के कंसेप्ट जो है वो क्लियर कराता हूँ। आज फिर मैं एक बार आपके पास में स्टाफिंग कंसेप्ट लेकर के आया हूँ। स्टाफिंग कंसेप्ट जो है इसके बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आप मेरी फर्दर वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे मैंने स्टाफिंग की इंपॉर्टेंट स्टाफिंग की प्रोसेस आपको समझाई थी। मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे स्टाफिंग का जो प्रोसेस हमने की थी। उस टाइम पे मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट आता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम डीप में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम रिक्रूटमेंट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट, उसकी मीनिंग, इम्पोर्टेंस, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट का मीन होता है रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस in which we find the prospective employees and stimulate him for apply in a job in a company। कहने का मीन है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करते हैं कि मुझे जिस एम्प्लॉय की जरूरत है वो एम्प्लॉय मुझे कहाँ से मिल सकता है, कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे मुझे एक प्रोस्पेक्टिव मींस एक संभावित एम्प्लॉय, जो आज मेरा एम्प्लॉय नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में मेरा एम्प्लॉय हो सकता है, वो मुझे कहाँ से मिल सकता है। और मैं उसको मोटिवेट करूं कि आप उस मेरी कंपनी में अपनी स्पेसिफाइड स्किल, स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो वो एक रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि देखिए, मानिए कि मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और मुझे जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए टीचर की जरूरत है जो अकाउंट या बिजनेस टीच कर सकता है। तो मुझे जो है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होगा और उसमें मुझे ये देखना होगा कि मुझे वो अकाउंट या बिजनेस पढ़ाने के लिए जो टीचर है वो मुझे कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से मुझे बेस्ट एम्प्लॉय मिल सकता है और कैसे मैं उसको मोटिवेट करूं। मतलब वो एम्प्लॉय, बहुत सारे हजारों एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो अच्छे से अकाउंट बिजनेस टीच कर सकते हैं। तो मुझे अब वो ना एक ऐसा सोर्स ढूंढना है कि वहां से मुझे वो एम्प्लॉय मिल सके और उसको मैं मोटिवेट करूं कि आप मेरी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करें। तो उसे मैं बोलूंगा रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोसेस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एक होप के साथ अप्लाई करते हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी। क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट क्लियर है आपके सामने। अब देखिए प्रोसेस की बात करें अगर रिक्रूटमेंट की, तो जितना मैंने आपको डेफिनेशन में बताया वही चीज है। सबसे पहले क्या आता है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो ये देखेंगे, जैसे स्कूल ने ये देखा कि एक रिक्वायरमेंट है टीचर की कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंट बिजनेस पढ़ा सकता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में मीन्स अब रिक्वायरमेंट देख लिया, अब मुझे सोर्स देखने होंगे कि मुझे वो जो एम्प्लॉय है वो कहाँ से मिल सकता है। कुछ इंटरनल सोर्स होते हैं जो स्कूल के अंदर से, अगर कोई मान लो ऐसा टीचर हो जो क्वालिफिकेशन रखता हो लेकिन वो कोई अदर काम कर रहा हो, तो मैं उसको जो है पढ़ाने के लिए मोटिवेट करूं। या फिर मुझे बाहर से एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं जहां से मुझे एम्प्लॉय मिल सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे। थर्ड होता है इनवाइटिंग द इंटरेस्टिंग पीपल। अब मुझे क्या है, इनवाइट करना है। मतलब अब मैंने एक, मान लीजिए मैंने एडवर्टीजमेंट दे दी, एक न्यूज़पेपर में जो है एक स्कूल की एडवर्टीजमेंट आ गई कि इस स्कूल के अंदर जो है कॉमर्स टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे इंटरेस्टेड पीपल को इन्वाइट किया, एक इन्विटेशन दिया कि भाई आप जो है इस स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, और फिर लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट देखिए, जॉब है एक लेकिन अप्लाई करने वाले होंगे हजारों। ठीक है, तो इन दैट केस मुझे उन हजारों में से लेना तो एक ही व्यक्ति है। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा कि किन कैंडिडेट को मैं जॉब के लिए अपने स्कूल में जो है मतलब एक कॉल लेटर सेंड कर सकता हूँ कि आइए इंटरव्यू होगा और हम उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। समझ रहे? तो यहाँ पे एक डिजर्विंग कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाएगी। उन हजारों में से मान लीजिए हमने 50 लोगों की जो मोस्ट डिजर्विंग थे उनकी एक लिस्ट बनाई और उन्हें जॉब के लिए अप्लाई किया। क्लियर है? यहाँ तक आई। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें, एक इंटरनल सोर्स है, एक एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स जो होता है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या स्कूल के अंदर से ही एम्प्लॉय को जो है अपने लिए जॉब के लिए जो है अप्रोच करना, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है। और एक्सटर्नल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो है एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना, वो एक्सटर्नल होता है। सबसे इन दोनों की मेरिट डीमेरिट के बारे में या इनके सोर्सेज के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरनल सोर्स के बारे में डीप में डिस्कस करते हैं
कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें कहाँ से मिल सकता है। इंटरनल का मैंने क्या बताया कि आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ऐसा छुपा हुआ व्यक्ति है जिसको आप जो है मतलब प्रमोट कर सकते हैं या फिर जो है उसको यूज कर सकते हैं। आपको बाहर से एम्प्लॉय को जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरनल में कौन कौन से सोर्स है? सबसे पहले है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मीन होता है कि मान लीजिए जो स्कूल है उसकी 2 ब्रांच है, एक ब्रांच जो है हमारे दिल्ली में काम कर रही है, दूसरी ब्रांच गुड़गांव में काम कर रही है। तो मान लीजिए अगर दिल्ली वाली ब्रांच में अगर उसके पास में कोई एक्स्ट्रा टीचर हो तो वो क्या करेगा, उस टीचर को कहाँ पे भेज सकता है? गुड़गांव वाली ब्रांच में भेज सकता है, दोनों पास ही, ज्यादा दूर नहीं है। तो इन दैट केस क्या है, दोनों ब्रांच की जो नीड है वो पूरी हो गई है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हम ट्रांसफर के थ्रू इंटरनल, मतलब वो देखिए स्कूल के अंदर ही काम करते, तो दोनों जो गुड़गांव और दिल्ली दोनों एक ही स्कूल की ब्रांच है। अब गुड़गांव में टीचर की जरूरत थी, दिल्ली में टीचर ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, गुड़गांव भेज दिया। तो कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय जो है सर्च हो गया। दूसरा प्रमोशन। प्रमोशन भी एक होता है। प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई मेरे पास में क्लैरिकल डिपार्टमेंट में फाइनेंस का काम देखता था, अकाउंट वगैरह संभालने का काम करता था, और उसकी भी जो है स्किल इसी टाइप की थी कि वो अकाउंट बिजनेस टीच कर सकता है। तो हमने क्या किया, उसको प्रमोट कर दिया कि आप आइए और आप जो क्लैरिकल वर्क छोड़ करके जो है स्कूल में पढ़ाने का काम कर लीजिए। तो इन दैट केस क्या, उसका प्रमोशन कर दिया, और प्रमोशन के थ्रू जो है वो कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय मिल गया जो है हमारी नीड को पूरा कर सकता था। यहाँ पे डिमोशन भी हो सकता है। डिमोशन का मीन भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही होता है। डिमोशन में क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय का जो है नीचे स्तर पे उसको भेज देना। मान लीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो और आपके यहाँ पे कॉमर्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गया स्टूडेंट की, और हमें एक क्लैरिकल डिपार्टमेंट में एक फाइनेंस के पर्सन की जरूरत है। तो एक पर्सन जो मोर सुटेबल था उसे टीचिंग लाइन में रख लिया, और एक जो कम सुटेबल था उसको नीचे क्लैरिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। तो इन दैट केस उसका डिमोशन कर दिया, लेकिन कंपनी के इंटरनल सोर्स के थ्रू एम्प्लॉय मिल गया। कंपनी को बाहर से क्लैरिकल एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। थर्ड है ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ का मीन होता है हमारे पास में कंपनी के अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्कर काम करते हैं जो सीजनल बेसिस पे होते हैं, जैसे कि कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए जब हमारे पास काम नहीं था तो हमने उन्हें क्या कर दिया था, कंपनी से हटा दिया था, लेकिन उनके हमने कॉन्टैक्ट नंबर इरेज नहीं किए थे, अपने पास ही है। जैसे कि मान लीजिए मेरा आइसक्रीम का काम है, गर्मी के सीजन में आइसक्रीम अच्छी बिकती है, लेकिन सर्दी का सीजन आते ही आइसक्रीम जो है कम बिकनी स्टार्ट हो जाती है। तो सर्दी के टाइम पे मैंने अपने एम्प्लॉइज को क्या किया था, जॉब से कुछ टाइम के लिए हटा दिया था। तो जैसे ही जो दोबारा से समर वेकेशन स्टार्ट होगा तो मैं उसको एम्प्लॉइज को कॉल करके उन्हीं को दोबारा बुला लूंगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, ले ऑफ। वो कंपनी का ही एक पार्ट है, लेकिन कंपनी ने कुछ टाइम के लिए उसे जॉब से साइड रखा। क्लियर है ये चीज? अब बात करते हैं इंटरनल सोर्सेज की, मेरिट और डीमेरिट की। ये तो इंटरनल के जो है हमारे पास में सोर्सेज थे, ये मेरिट डीमेरिट है। सबसे पहले मेरिट की बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को। मोटिवेशन किस फॉर्म में मिलता है कि भाई हमारी जो एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर से ही सर्च हो रहा है, तो एम्प्लॉयज को ये लगेगा देखो कि कंपनी क्या करती है, हमारे पे विश्वास करती है, हमारी जॉब क्या है, सिक्योर है, कल को हमें प्रमोशन मिल सकता है। तो इससे एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेट होते हैं। इंडस्ट्रियल पीस, शांति बनी रहती है। अगर देखिए आपके एम्प्लॉय में ये डर होगा कि कंपनी कल को मुझे हटा सकती है और बाहर से किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकती है, तो कंपनी में शांति बनी नहीं रह सकती, क्योंकि एम्प्लॉयज के बीच में हमेशा डर रहता है कि ये कंपनी मुझे छोड़ सकती है। लेकिन अगर वहां पे लोगों को ये विश्वास हो कि जो है कंपनी हमें नहीं हटाएगी बल्कि हमारा प्रमोशन दे सकती है या हमें ही ज्यादा यूज करेगी, तो इंडस्ट्रियल पीस हमेशा बना रहेगा। इजी सिलेक्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो सिलेक्शन इजी हो जाता है, आपको पता होता है कि उस पर्सन में कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी स्किल है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मीन होता है इंट्रोडक्शन करवाना कंपनी के बारे में, स्कूल के बारे में अपने नए एम्प्लॉय को। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय आप कंपनी के अंदर से ही हायर कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको उसे किसी तरह की इंडक्शन ट्रेनिंग देने की जरूरत है नहीं, उसे दोबारा से कंपनी के या स्कूल के काम के साथ फैमिलियर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो पहले से उस काम को जानता है, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। एडजस्ट और सरप्लस एम्प्लॉय, जो आपके पास ज्यादा एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि दिल्ली में ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो इन दैट केस इतनी जरूरत तो थी नहीं, लेकिन स्कूल हटाना नहीं चाहता था, इन दैट केस एक को वहां शिफ्ट कर दिया गुड़गांव में, तो जो है यूटिलाइज हो गया रिसोर्सेज का। और एक इकोनॉमिकल सोर्स है। इकोनॉमिकल का मीन होता है ये जो इंटरनल है ये आपका टाइम भी बचा देता है, कॉस्ट भी बचा देता है। देखिए सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है कंपनी के लिए, ट्रेनिंग का खर्चा बचा देता है,
तो ये जो है इकोनॉमिकल फॉर्म में जो है कंपनी के लिए काम करता है, हर फॉर्म में कंपनी को फायदा ही देता है। अगर लिमिटेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। एक तो देखिए, अगर आप अंदर से ही कंपनी के एम्प्लॉयज को हायर करते रहेंगे, उन्हें प्रमोट करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे, तो कभी भी कोई नया ब्लड मतलब कोई नई ह्यूमन बीइंग आपकी कंपनी में आ ही नहीं पाएगी। एम्प्लॉय बिकम लेथर्जिक मीन्स लेजी। आपकी कंपनी के एम्प्लॉय जो है लेजी बन सकते हैं। कैसे बन जाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जॉब तो स्टेबल है, हमें तो कोई हटाने वाला है नहीं। इन दैट केस आपके एम्प्लॉय लेजी बन सकते हैं, काम को कम करेंगे। नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली चीज नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो है नहीं, क्योंकि जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन आएगी, मान लो कोई नया स्कूल आएगा, उसे तो सारे के सारे एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे ना, किसी को भी ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ तो कर ही नहीं सकती। सेंस ऑफ कंपटीशन एंड, ऑब्वियसली बात है, जब आपकी कंपनी या स्कूल के अंदर से ही एम्प्लॉय इधर उधर होते रहेंगे तो इन दैट केस कंपटीशन की भावना ही खत्म होगी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि बाहर से तो कोई आना नहीं, हमारी जॉब सिक्योर है, तो वो काम करना ज्यादा पसंद करेंगे नहीं। और फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। इसका मीन होता है कि अगर आपकी कंपनी में जो ट्रांसफर है एम्प्लॉयज का बहुत कम हो, मतलब कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉय रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो इन दैट केस वो लेजी हो जाएगा, कम काम करेगा, एनवायरनमेंट को चेंज एनवायरनमेंट को कम से कम एक्सेप्ट करेगा। इन दैट केस जो आपकी फर्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब कि प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगी। तो आइए स्टूडेंट, अभी डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को, और उसके कौन कौन से सोर्सेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है एक्सटर्नल सोर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन होता है कि कंपनी क्या करती है कि डायरेक्ट अपनी कंपनी के गेट पे ही एक बोर्ड लगा देती है, उसमें बता देते हैं कि कंपनी को किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, इंटरव्यू कब है, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिकली इस टाइप का रिक्रूटमेंट कंपनी इसलिए करते हैं कि कंपनी को कुछ डी ग्रेड के एम्प्लॉय, कम स्किल एम्प्लॉय, कम टैलेंटेड एम्प्लॉय जो है एज ए वर्कर के रूप में चाहिए, लाइक पीएन हो सकते हैं, तो क्लरिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, तो उस चीज के लिए जो है इस टाइप की रिक्रूटमेंट कंपनी करती है। दूसरा मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट में कंपनी क्या करती है कि जब भी कंपनी को किसी एम्प्लॉय की जरूरत होती है तो अपनी जो रिक्रूटमेंट के लिए जो है कंपनी एडवर्टीजमेंट दे देती है किसी मीडिया के थ्रू। जैसे आजकल बहुत सारे ऐप है हमारे सामने, तो जब भी हम वो ऐप चलाते हैं, जैसे फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, मैक्स प्लेयर हो सकता है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि कई बीच में ऐड आती रहती है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऐड दे देती है और उससे जो है कंपनी एम्प्लॉयज को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बुला लेती है। ये भी एक अच्छा तरीका है। प्लेसमेंट एजेंसी जो है ये बिजनेस काफी चल रहा है आज के टाइम पे। ये कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब सीकर्स होते हैं, ये अपने एक ऑफिस खोल के बैठते हैं, इनका डायरेक्ट लिंक होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इन्हें पता होता है कि इस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अवेलेबल है, और इम्प्लॉयज क्या होते हैं, इम्प्लॉयज को पता नहीं होता किस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है। इम्प्लॉयज जो है इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ये जॉब सीकर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के पास, और ये जो है डायरेक्ट कंपनी में हमारा लिंकअप करा देते हैं, हमें जॉब दिलवा देते हैं। इससे वो हमसे भी कुछ कमीशन चार्ज करते हैं और कंपनी से भी चार्ज करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने इसको 3 स्टार भी दिया है। कैंपस रिक्रूटमेंट से मीन होता है कि कंपनी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये अच्छे इंस्टीट्यूट में हर साल जो है जाती है रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे आईआईटी के अंदर जो है हर साल कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हर साल रिक्रूटमेंट होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट जो होता है फाइनल ईयर से ही स्टूडेंट को ले लेती है, अपनी कंपनी में पिक कर लेती है और जो है उनको जॉब मिल जाती है। ये जो है कैंपस रिक्रूटमेंट काफी पॉपुलर है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी आजकल पॉपुलर हो रहा है। बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अलग अलग एम्प्लॉय को हायर करने की बजाय सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर जो है प्रोवाइड करवा देता है। जैसे देखिए कई स्कूल में आप देखते होंगे कि हमारे पास में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या फिर जो बस चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। हर एक को जो है स्कूल अपॉइंट नहीं करता, सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर से डील की जाती है। वो अपने जैसे मान लो हमने किसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाले से डील कर लिया और उसने सीधी अपनी सिक्योरिटी के कुछ 20% 30% जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, इस पर रिक्वायरमेंट हमें भेज दिया, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग भी जो है आज के टाइम देखा जाता है, इसमें कंपनी अपनी खुद की एक साइट बनाती है। जैसे हमारे पास में अगर हम एग्जांपल ले किसी भी स्कूल का, लाइक संस्कारम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है जज्जर, हमने एक एग्जांपल लिया। इसमें अगर हम देखेंगे इसकी खुद की एक वेब पेज होती है और वेब पेज में हम जब फाइंड आउट करेंगे
तो इसका होम पेज होता है, इसके अबाउट, इसके इंफॉर्मेशन होती है। एक लास्ट में ऑप्शन कैरियर का ऑप्शन भी होता है। कैरियर ऑप्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि स्कूल में किस तरह की जॉब अवेलेबल है, और उसके लिए जो है एक फॉर्म भी होता है, वहीं पे फिल हो जाता है और वो लोग हमें जॉब के लिए अवेलेबल या फिर अप्लाई जो है करवा सकते हैं। कैजुअल कॉलर्स जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने कभी किसी टाइम में इंटरव्यू रखे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल थी 10 जॉब और आपके पास में रेज्यूम आगे थे 100, तो आपने क्या किया था कि 10 को तो सिलेक्ट किया, बाकी 90 को आपने मना कर दिया। लेकिन 90 लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, डिटेल होते हैं, वो आपके पास होते हैं क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग आए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो कभी आपको ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट हो या फिर वो पुराने 10 छोड़ के चले गए हो, तो डेट के साथ फोन करके उन लोगों को बुलवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर वो अवेलेबल होंगे तो आपके पास जरूर आ जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट का स्टार्ट किया हुआ एक कार्य था। इसके अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऑफिस खोलती थी। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज होते थे, वहां पे हर एक जो भी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति होता था अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता था, अपनी क्वालिटी, अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल वहां पे बता करके अपने नाम के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। जब भी गवर्नमेंट को कोई उसके लेवल अवेलेबल जॉब दिखाई देती थी तो जो है गवर्नमेंट उसको बता देती थी और उसकी जॉब लगवाने में उसकी हेल्प करती थी। मैनेजमेंट कंसल्टेंट आजकल जो बड़े इंडस्ट्रियल पार्क एरिया होते हैं वहां पे हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लीगल एडवाइजर होते हैं जो कंपनी को एडवाइस के रूप में जो है एम्प्लॉयमेंट की एडवाइस देते हैं कि जब भी कंपनी को किसी मैनेजर या अच्छे बड़ी पोस्ट के लिए या फिर कोई मिडिल लेवल डिपार्टमेंट मैनेजर या किसी अच्छे स्किलफुल पर्सन की जरूरत होती है तो इनके साथ कंपनी जो है कॉन्टैक्ट कर लेती है। इनके पास एक पहले से ही फ्रेश टैलेंट का, एक अच्छे एम्प्लॉयज का स्टॉक होता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है तो ये जो है अपने पास अवेलेबल किसी अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी को प्रोवाइड करवा सकती है। रिकमेंडेशन, ये भी जो है काफी देखा जाता है केस स्टडी में, 12th लेवल पे तो ये भी बहुत पूछा जाता है। रिकमेंडेशन से मीन होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ना कंपनी क्या करती है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को कंपनी में जगह देती है जो कंपनी में पहले से अवेलेबल एम्प्लॉयज के कोई जान पहचान के हो। इसमें कंपनी को फायदा क्या होता है कि जैसे देखिए मेरी कंपनी है और मुझे जो है किसी क्लर्क की जरूरत है, तो मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को ये बोलूंगा कि भाई आपकी जान पहचान में कोई आपका भाई बंधु जो है कोई हो, उस पर्सन को लेके आओ जो क्लर्क का काम कर सकता है। तो उससे मुझे क्या हो कि कोई भी पर्सन जो लेकर के आएगा और कहेगा कि भाई मैं इसके रेफरेंस से आया, तो मेरे को एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई इसकी रेफरेंस से आया है और ये पर्सन मेरी कंपनी में काम करता है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, तो ये पर्सन भी सही होगा। डीएलएफ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप से ही जॉब को जो है अवेलेबल कराती है। लास्ट है हमारे पास टेलीकास्टिंग होता है हमारे पास टेलीविजन के थ्रू भी आजकल आप देखते हो आपके जो लोकल चैनल्स होते हैं इनके ऊपर आप कई बार देखते होंगे, कभी कोई न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे तो नीचे एक एडवर्टीजमेंट चली होती है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यकता है इस टाइप के एम्प्लॉयज की, अगर कोई एम्प्लॉय इस टाइप की जो है अपनी क्वालिफिकेशन रखता है तो जॉब के लिए जा सकता है। तो ये टेलीकास्टिंग के थ्रू जो है ये अवेलेबल हो चुका है। तो ये कुछ सोर्सेज थे हमारे पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट और डिमेरिट को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की मेरिट के बारे में, ठीक है। देखें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की मेरिट क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल। एक तो आपको जो है कंपनी में एक क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाए क्योंकि आज के टाइम जो है ना एजुकेशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम कर बहुत लंबे टाइम से काम कर लेकिन उसकी एजुकेशन जो है पुराने टाइम की हो, ट्रेडिशनल हो, लेकिन आज के टाइम अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को फॉलो करेंगे तो आपको एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो नई एजुकेशन के अकॉर्डिंग नई क्वालिटी नई स्किल लेकर के आए, तो एक मेरिट है। वाइडर चॉइस, पूरी यूनिवर्स में से आपके पास चॉइस है, कहीं से भी एम्प्लॉय को आप अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट आपको मिल जाता है इसके तहत। ओबियसली फ्रेश टैलेंट से मीन है कि एक नया पर्सन एक नए मतलब मोटिवेशन के साथ आपकी कंपनी में आ सकता है जॉब करने के लिए। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट जो है इंक्रीज हो जाती है। देखिए अगर आप कंपनी में बार बार बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो कंपनी के अंदर जो है कंपटीशन की भावना बन जाएगी कि उनको ये लगेगा कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो कल को कंपनी हमें हटा सकती है और किसी अदर पर्सन को ले सकते हैं। तो एक कंपटीशन की भावना जो है आपके एम्प्लॉयज में जाग जाएगी। एक लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म से मीन होता है कि
कई बार क्या होता है कि अगर हम इंटरनल को फॉलो करते हैं ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट को, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हम किसी अपने ऐसे पर्सन का प्रमोशन कर सकते हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जो मेरे लिए अच्छा काम करता हो। कई बार टॉप लेवल वाले फेवरेटिज्म कर जाते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल का केस होगा तो उसमें तो सारे एम्प्लॉइज नहीं होंगे कंपनी के लिए, तो किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि भेदभाव का काम होगा, फेवरेटिज्म कम से कम होगा। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें, सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी कि डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं तो कंपनी के अंदर रहने वाले एम्प्लॉय में हमेशा ये डर बना रहेगा, हो सकता है कि कंपनी मेरी जॉब हटा करके किसी अदर पर्सन को ले आए, तो एम्प्लॉयज में हमेशा डिससेटिस्फैक्शन रहता है। लेंथी प्रोसेस है, ओबियसली ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी लगती है, और एक एम्प्लॉय को हायर करने में कंपनी की बहुत लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने में टाइम लग जाता है, तो ये जो है एक लेंथी प्रोसेस है। चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, ओबियसली बात है, ये नाम से पता चल रहा है कि एक्सटर्नल में तो बाहर से एम्प्लॉय हायर होगा, माना कि आपने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करके उस एम्प्लॉय को कंपनी में लेके आए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में अगर क्वालिफिकेशन है तो क्वालिटी भी होगी, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो क्वालिटी को हम कभी नहीं जज कर सकते, वो तो तभी पता चलेगा जब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। और इंक्रीज लेबर टर्नओवर, इंक्रीज लेबर टर्नओवर से मीन है कि देखिए, जितना आप बाहर से एम्प्लॉइज को हायर करते रहेंगे, अपने कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइज को हटाते रहेंगे, तो अपने आप ही आपके एम्प्लॉइज की जो लेबर टर्नओवर रेट होते हैं, लेबर टर्नओवर रेट मतलब कंपनी में से हर साल छोड़कर जाने वाले एम्प्लॉइज की रेट, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। और ये जो है फ्यूल का जो प्रिंसिपल था हमारे पास कि हमें अपने एम्प्लॉइज को बना करके रखना है, ऐसा नहीं करना है कि वो छोड़ करके चले जाए, तो इन डेट केस वो फ्यूल का जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और आपकी कंपनी को डेफिनेटली लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और जो है एक्सटर्नल सोर्स की मेरिट लिमिटेशन, और हमने जो है अभी इंटरनल सोर्स और इंटरनल की मेरिट लिमिटेशन भी डिस्कस की थी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेरे नंबर लिखे हुए हैं, तो आप कभी भी मुझे कॉल करें 7988967705 पे, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है।